ईरान के साथ जल्द एटमी डील फाइनल करने का ऐलान किया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अभी तक कोई डील नहीं हुई है। ट्रंप के प्रेशर में कोई डील होगी भी नहीं। हालांकि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान अमेरिका अगले राउंड की बैठक कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप जिन शर्तों पर ईरान से डील करने वाले हैं उससे इजराइल भड़क गया है। नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को समझौते की जरूरी शर्त बताया है, जबकि ट्रंप ने मिसाइल प्रोग्राम को डील से बाहर कर दिया है। इसलिए नेतन्याहू के मोसाद एजेंट जिनेवा डील तोड़ने के लिए एक्टिव हो गए हैं। ट्रंप के हाथ से फिसल गया हॉर्मुज। ट्रंप के हाथ से निकल गया ईरान का यूरेनियम। खाड़ी युद्ध में ट्रंप का टोटल लॉस। ईरान की मिसाइलों के तूफान में सुपर पावर का घमंड तिनका हो गया। ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। अमेरिका युद्ध से भागने का ऐलान कर रहा है। ट्रंप ये मान रहे हैं कि ईरान के खार्क पर हमलों के लिए उनके पास हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि ना B-2 बॉम्बर किसी काम आ रहे हैं, ना ही टॉम हॉक के धमाके असर कर रहे हैं, ना ही F-35 जंगी जेटों से युद्ध का फैसला हो पा रहा है। तो क्या अब ट्रंप निकालेंगे एटम बम? ईरान जिस तरह युद्ध में हावी हो गया है, ईरान ने जिस तरह तमाम दुश्मन देशों में घुसकर हमला किया, वो गेम चेंजर साबित हुआ है। अमेरिका बैकफुट पर है। अमेरिका डील की दुहाई दे रहा है, जबकि ईरान मिसाइलों को तान कर लंबे युद्ध का ऐलान कर रहा है। ट्रंप के एक फैसले ने ईरान का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। 11 जून की रात ट्रंप ने ईरान पर सबसे जबरदस्त हमलों का ऑर्डर दे दिया था। अमेरिका के सारे हथियार रेडी हो चुके थे। ट्रंप को ईरान के खार्क आइलैंड पर जीत चाहिए थी। ट्रंप ने धमकी में जो कहा था, उसका एक एक शब्द इतना खतरनाक था कि तेहरान में भूचाल आ गया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि रात को तेहरान पर सबसे जबरदस्त हमला होगा। ईरान के तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल होगा, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया गया। लेकिन इस ऐलान के 5 घंटे बाद ही ट्रंप पलट गए। अब उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है। इसीलिए ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी रद्द कर दी गई है। मगर क्यों? ईरान तो कह रहा है कि कोई डील ही नहीं हुई है, या फिर ईरान की फायर पावर से ट्रंप को सरेंडर स्टेज पर पहुंचा दिया गया। मुस्तफा खामनेई ने सीज फायर के दौरान ईरान की ऐसी फायर पावर तैयार कर दी जिसने रिवोल्यूशनरी फोर्स को अजेय बना दिया। ईरान ने मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंचा दी है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड को उन्हें बार बार लॉन्च करने का ऑर्डर किसी भी वक्त दिया जा सकता है। ईरान का टारगेट है खाड़ी में अमेरिका के अड्डे, जिन पर ट्रंप को बहुत नाज है, और दूसरा है इजराइल, जहां कम से कम 20 शहर और उसके मिलिट्री बेस ईरान ने तबाह करने का इरादा पक्का कर लिया है। क्योंकि ट्रंप डील के बहाने बार बार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ट्रंप के हर दिन नए पैंतरे से परेशान ईरान ने अब सारे फैसले वॉर जोन में करने का ऐलान कर दिया है। در این چند روز هم باز تلاش کردند یک سری مطالبات و خواسته های غیر معقول تحمیل بکنن
مطمئنا جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه میدان نشون داده که به هیچ عنوان تسلیم شرایط و خواسته های نامشروع طرف مقابل نمیشه. अमेरिका को लेकर ईरान की 3 पॉइंट वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। पहला, इजराइल को मदद पहुंचाना बंद करे। दूसरा, परमाणु कार्यक्रम में दखल ना दे। और तीसरा, अपने सैन्य अड्डे पश्चिम एशिया में समेट ले। इस बीच ईरान के नेवी ने जानकारी दी है कि हॉर्मुज में उसका फुल कंट्रोल है। आईआरजीसी नेवल कमांडर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा कि अमेरिका में हिम्मत है तो वह आमने सामने की लड़ाई शुरू करे। हॉर्मुज से फारस की खाड़ी तक ईरान नेवी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। पता लगा है कि ट्रंप ने ईरान से समझौते की जो शर्तें तय की हैं, उसमें ईरान के मिसाइल रेंज पर कोई बात नहीं हो रही है, जिससे इजराइल भड़क गया है। इजराइल ट्रंप से बार बार यह अपील कर चुका है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज डील का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ईरान लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों से इजराइल को दहलाता आया है। मगर ट्रंप ईरान से मिले परमाणु प्रॉमिस को अपनी जीत बता रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें सिर्फ ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना है। Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. ट्रंप ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसके फाइटर ग्रुप को डील से बाहर रखा है। ये दोनों ऐसी शर्तें हैं जिन्हें इजराइल किसी भी कीमत पर डील से बाहर रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हर बार ये कहते हैं कि ईरान की मिसाइलें और उसके लड़ाका ग्रुप इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी ही चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाना चाहिए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा की रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में ही है। और यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। लेकिन डील में ट्रंप ने मिसाइलों का मुद्दा किनारे रख दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुस्तफा अभी ट्रंप के ऑफर की समीक्षा कर रहे हैं। उनसे अंतिम मंजूरी मिलना अभी बाकी है। इसी वजह से रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने इजराइल से हिसाब बराबर करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो फिर से इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले के लिए तैयार कर दी गई हैं। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल है जो इजराइल के 1-1 इंच को कवर करती है। ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले भी फायर कर चुका है। इस बार भी ईरान जॉर्डन, बहरीन और ओमान में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर रहा है। अब ईरान के टारगेट पर इजराइल के परमाणु अड्डे भी हैं और वहां पर ईरान की मिसाइलों के गिरने का मतलब है कि दुनिया का यह हिस्सा परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम हैं। इसका दावा कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में किया गया है।
ईरान के परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ा टारगेट नेगेव में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डिमोना है। एलाबून, यहां इजराइल के छोटे परमाणु बम रखे जाने का दावा किया जाता है। कफार, जेखारिया और तिरोश, यहां इजराइल का परमाणु बम का बड़ा गोदाम बताया जा रहा है। नहाल सोरेक, यहां इजराइल की परमाणु लैब है जहां परमाणु बम डिजाइनिंग का दावा किया जाता है। यूदिफात और रफायल, यहां परमाणु बम के हिस्सों को जोड़ने की फैसिलिटी होने का दावा किया जाता है। खाड़ी युद्ध ईरान के एटम बमों के डर से शुरू हुआ था। अब नौबत इजराइल के एटम बमों के सफाये की आ गई है। हालांकि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है। इजराइल ने ट्रंप के मना करने के बाद भी हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों को फोड़ना बंद नहीं किया है। ईरान को अब इजराइल के तेहरान पर हमले का इंतजार है। ईरान को भी मालूम है कि इजराइल का अगला हमला उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हो सकता है, और डर यह भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को भी निशाना बनाया जा सकता है। यह डर इसीलिए जायज है क्योंकि इजराइल ने साफ कह रखा है कि उसका मकसद ईरान से इस्लामिक सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसीलिए युद्ध का अंत ईरान अमेरिका के समझौते के बाद भी होता दिखाई नहीं दे रहा। जेलेंस्की ने डिफेंस सिस्टम में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। सैनिकों के लिए ज्यादा वेतन, सर्विस का तय वक्त और नए कॉन्ट्रैक्ट। उधर स्वीडन ने चेतावनी दी है कि निकट भविष्य में रूस नाटो की ताकत को परख सकता है, जबकि ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री ने लंदन में रूस के नए हमले की चेतावनी दे दी है। अगर साल 2030 में यूरोप की सुबह बारूद की गंध से शुरू हो, अगर लंदन के आसमान में सायरन बज रहे हों, अगर ब्रिटेन के एयरबेस से फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हों, और अगर दुनिया पूछ रही हो क्या पुतिन ने आखिरकार नेटो के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, क्या पुतिन की सेना अब नेटो देशों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, क्या यूरोप एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं होगी, बल्कि उस डर का सच होगा जिसके बारे में पश्चिमी देश आज से ही तैयारी कर रहे हैं। पहली तस्वीर नेटो देश बुल्गारिया की, दूसरी तस्वीर भी नेटो देश स्लोवाकिया की है। दोनों मोर्चों पर युद्धाभ्यास चल रहा है, लाइव ड्रिल हो रही है और नेटो अपनी सीमा की सुरक्षा को पुख्ता करने में जुटा है। बुल्गारिया में नेटो फोर्स ने स्ट्राइक बैक 26 नाम से लाइव फायर युद्धाभ्यास किया। इस ड्रिल में अमेरिका, इटली, तुर्की और रोमानिया समेत 6 देशों के करीब 1,500 सैनिकों ने हिस्सा लिया। बख्तरबंद गाड़ियों से फायरिंग, ड्रोन ऑपरेशन का प्रदर्शन हुआ और नई मानव रहित तकनीकों का परीक्षण किया गया। बुल्गारिया के रक्षा मंत्री दिमितार स्टोयानोव खुद इस ड्रिल का जायजा लेने पहुंचे। Видяхме баражиращи боеприпаси, които до сега не са използвани в българската армия. Това, което видяхме, кара да се радвам и определено мога да кажа, че напредъка в сухопътни войски по отношение на използване на безпилотни летателни апарати, въвеждане на нови технологии е видим. लेकिन नेटो की रणनीति सिर्फ मिलिट्री ड्रिल तक सीमित नहीं है। लातविया में फ्रांस की सेना ने जंग का ट्रेलर भी दिखा दिया। रूस से लातविया के आसमान में घुसे ड्रोन को फ्रांस के राफेल फाइटर जेट ने मार गिराया। रूस से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर हुई इस घुसपैठ ने नेटो फोर्स को एक्टिव कर दिया है। 2026 में नेटो फोर्स ने 3 बड़े एक्सरसाइज किए हैं।
18 मार्च को स्ट्रीट फास्ट डार्ट 26 नाम से जर्मनी के बाल्टिक तट पर ये एक्सरसाइज हुई। इसमें 13 देशों के 10,000 सैनिक शामिल हुए। इसमें अलाइड रिएक्शन फोर्स की रैपिड डिप्लॉयमेंट पर फोकस किया गया। 4 से 19 जून के आसपास नेटो फोर्स ने बाल्टॉप्स 26 नाम से जर्मनी, पोलैंड, लातविया के तट पर नौसेना की ड्रिल की। 15 देश के 20 जहाज और 6,000 सैनिक इसमें शामिल हुए। 8 जून को शुरू हुई नेटो की RAFL 26 नाम की एक्सरसाइज अभी भी जारी है, जो 19 तारीख तक चलेगी। इस एयर एक्सरसाइज में 18 देशों के 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट 20 अलग अलग लोकेशन में एयर ड्रिल कर रहे हैं। फिलहाल रूस और यूरोप के बीच कोई युद्ध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस और नेटो के रिश्ते शीत युद्ध के बाद सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार साफ कह चुके हैं कि अगर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरे तो जवाब भी उसी स्तर का होगा। Госпрограммой вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. यूक्रेन युद्ध के बीच एक रिपोर्ट ने यूरोप की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि रूस अपने कई सैन्य ठिकानों का तेजी से विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में नेटो देश की सीमा के पास नए रूस पोस्ट का जिक्र है। दावा है कि रूस ने आर्कटिक इलाके के पेचांग में मिलिट्री फैसिलिटी तैयार की है, जो नेटो देश नॉर्वे से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। फिनलैंड और नॉर्वे के करीब मुरमांस्क इलाके में रूस ने ऐसी तैयारी शुरू कर दी है, जहां भविष्य में 17,000 एडिशनल फोर्स की तैनाती की जा सकती है। नेटो देश एस्टोनिया की सीमा के पास रूस ने बड़े पैमाने पर सैन्य वाहनों को तैनात किया है। ब्रिटेन की सेना के पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी है कि रूस के बढ़ते मिलिट्री एक्शन को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने अपने पद से इस्तीफा देने के पहले किया। उन्होंने कहा, हमारा खुफिया अनुमान है कि रूस साल 2030 तक ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। ब्रिटेन की सरकार के पास देश की रक्षा के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा जिससे हम उसके लिए तैयार हो पाएं। हमें अभी से इसके लिए तैयार होना होगा और हमारे रास्ते में आने वाले सभी खतरों का सामना करना होगा। ये शर्मनाक है कि ना तो इस सरकार ने और ना ही इससे पहले की सरकारों ने रक्षा को गंभीरता से लिया। सवाल ये है कि अगर रूस और नेटो के बीच कभी सीधा टकराव हुआ तो पहला मोर्चा कहां खुलेगा? बाल्टिक सागर में, फिनलैंड में या फिर पोलैंड के सुवाल्की गैप में? सुवाल्की गैप, बाल्टिक सागर, फिनलैंड सीमा और कलिनिनग्राद ये नेटो के बेहद संवेदनशील इलाके हैं। महज 65 किलोमीटर चौड़ा सुवाल्की गैप वो इलाका है जो पोलैंड और लिथुआनिया को जोड़ता है और इसके एक तरफ रूस का कलिनिनग्राद है तो दूसरी तरफ रूस का करीबी सहयोगी बेलारूस। यूरोप के वॉर एक्सपर्ट का दावा है कि अगर कभी रूस नेटो की ताकत को परखने की कोशिश करता है तो सबसे पहले इसी इलाके में दबाव बनाया जा सकता है। कलिनिनग्राद में रूस पहले से ही स्कंदर मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और बाल्टिक फ्लीट की ताकत तैनात कर चुका है। यानी नेटो और रूस के बीच दूरी अब सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि मिनटों में तय होने वाली मिसाइलों की भी है। यही वजह है कि अमेरिका भी यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी को लगातार मजबूत कर रहा है। पोलैंड में अमेरिका ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। जर्मनी में नेटो कमांड एक्टिव है और ब्रिटेन से लेकर रोमानिया तक नए एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है
क्या पुतिन सचमुच नेटो से युद्ध चाहते हैं या फिर ये पूरी सैन्य गतिविधि पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि रूस अच्छी तरह से जानता है कि नेटो के खिलाफ सीधी लड़ाई का मतलब 32 देशों के सैन्य गठबंधन से टकराना है, और अगर रूस किसी भी नेटो देश पर हमला करता है तो अमेरिका समेत पूरी पश्चिमी ताकत एक साथ मैदान में उतर जाएगी। Has to be during any kind of negotiations. Europe can't just mediate, to my mind, because Europe stands on our side. Today I shared it with our partners. It's very, dangerous just to mediate, because, for example, if EU mediate, it means that they will think about how to put sanctions or not, because they are mediators. They have to be in the middle. That's why I share my position that there is no, let's be fair, open and very clear to each of us and also to Russians. They have to know there is no just mediators. यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध नहीं, बल्कि बढ़ते परमाणु युद्ध के खतरे की है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी एटमी ताकत वाले देश हैं। ऐसे में कोई भी गलत फैसला या किसी सीमा पर हुई एक छोटी सी चूक पूरी दुनिया को ऐसे संकट में धकेल सकती है जिसकी कीमत सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि पूरी मानवता को चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल रूस और ब्रिटेन के बीच युद्ध नहीं है, केवल सवाल है कि 2030 में क्या होगा। क्या साल 2030 तक ब्रिटेन पर रूसी हमला सिर्फ एक चेतावनी है या फिर आने वाले तूफान की आहट? ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक सवालों से शुरू होती है, लेकिन इसके पीछे छिपे फैक्ट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन और रूस के बीच बढ़ते तनाव की हकीकत बताते हैं। 2030 की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन की लड़ाई ने यूरोप को फिर से हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया है। नेटो अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहा है, रूस अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता चला जा रहा है और दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां शांति की तैयारी कम और युद्ध की तैयारी ज्यादा दिखाई दे रही है। इतिहास गवाह है, पहले विश्व युद्ध से पहले भी यूरोप हथियार जमा कर रहा था। दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी दुनिया खतरे को समझने में देर कर रही थी, और अब 2030 का डर एक बार फिर दुनिया से वही सवाल पूछ रहा है, क्या आने वाले सालों में यूरोप सिर्फ तनाव देखेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश करेगा? और बुलेटिन